गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 9 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 9 अक्टूबर 1876 में 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउट वॉइस के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी। इसके पहले क्या हुआ करता था, एक तरफ से बोला जाता था, सिंप्लेक्स फॉर्म में होता था। मतलब अगर एक तरफ से बोला जा रहा है तो दूसरा वाला जो रहेगा, दूसरा साइड जो रहेगा वो सिर्फ सुनेगा। इस तरीके से बातचीत हुआ करती थी। परंतु पहली बार 1876 में 1876 में दोनों तरफ से एक ही टाइम पे बात हो सकती थी। ये यहाँ पे किया गया था पहली बार। 1967 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी चे गेवारा जी की हत्या हो गई थी। सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी। अभी जो आप जिस चैनल पर या जिस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, ये पहले क्या था, अलग था, गूगल से अलग था। इसके बाद गूगल ने 2006 में यूट्यूब को खरीद लिया और अब जो यूट्यूब है वो गूगल का ही पार्ट है। यूरोपीय उपग्रह क्रायोसैट का प्रक्षेपण विफल रहा था। 2005 में यूरोप ने एक उपग्रह लॉन्च किया था क्रायोसैट, जिसका प्रक्षेपण जो था विफल हो गया था, फेल हो गया था। सन 2012 में लड़कियों की शिक्षा के प्रचार में अहम भूमिका अदा करने वाली मलाला को तालिबानियों ने उस समय गोली मार दी जब वह स्कूल जा रही थी। आप जानते ही होंगे, मलाला यूसुफजई जो है वो एक लड़की है, 14 साल की लड़की थी उस समय पे, जो स्कूल जा रही थी। उस टाइम पे उसको मार दिया गया था तालिबानी में। वो क्यों क्यों फेमस थी? क्योंकि वो लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे बढ़ रही थी, प्रचार कर रही थी और तालिबानियों की मंजूर नहीं था, तो उन्होंने इसको गोली मार दी। परंतु उसके बाद भी मलाला यूसुफजई जो थी वो उसने उनसे फाइट किया और आखिर में वो आज जिंदा है। इस वजह से मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। चलिए आ जाते हैं वापस अपने करंट अफेयर्स की क्विज की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? चलिए, ऑप्शन है आपके पास हार्वी जे आल्टर, माइकल ह्यूटन एंड चार्ल्स एम राइट, एलिजाबेथ ब्रेकबर्न, जैक जास्टिक और कैरोल ग्रेडेन, विलियम कैलिफर जूनियर या फिर पीटर राइटक्लिफ, ग्रेयान सिमेंसा, जॉन ओ कीफे। वैज्ञानिक दंपति में ब्रिट मोजर और एडवर्ड मोजर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। किन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का? दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हमारे वीडियो रेगुलर आ रहे हैं, हम डेली अपना करंट अफेयर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। हार्वी जे ऑल्टर, माइक ह्यूडसन, चार्ल्स एम राइट, पहला वाला ऑप्शन है। इस साल 2020 में यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइट को दिया गया। आपको बता दें कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से यह अवार्ड दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल की तरह से इस बार भी स्वीडन के स्टॉकहोम में की गई। यह पुरस्कार फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को सालाना तौर पर दिया जाता है। भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से नियमों में राहत मांगी है? आपको बताना है भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से नियमों में राहत मांगी है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, रूस या फिर दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विकासशील देशों में
कोविड-19 की दवाओं को उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन WTO से नियमों में राहत मांगी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इन दवाओं के मामले में बौद्धिक संपदा नियमों से छूट देने के लिए भी कहा है। बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारियों के न्यूनतम मानकों को तय किए जाते हैं। चलिए, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की? किस देश की महिला टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20 बार जीती? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। चलिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। हाल ही में कौन सी महिला टीम है, वनडे टीम है, जो लगातार 20 बार जीती है? चलिए, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं बार जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम सीरीज का अगला मैच जीतकर रिकी पॉन्टिंग के लगातार 21 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है। रिकी पॉन्टिंग ने यह रिकॉर्ड साल 2003 में बनाया था। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का वनडे क्रिकेट में लगातार जीतने का क्रम जारी है। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने कप्तान मेग लेनिन की शानदार शतक की मदद से न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अपराजित बढ़त बना ली। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ें क्या मिल गई भाई, कि सबसे पहला जो है रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा मैच जीतने का लगातार 21 मैच का है, और अब 20 मैच जीतकर लगातार आगे बढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम। देखते हैं क्या ये रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, और अगर तोड़ लेते हैं तो अब ये महिला टीम जो रहेगी यह लगातार 20 मैच जीतने वाली इकलौती टीम कहलाई जाएगी पूरी दुनिया में। चलिए आगे बात करेंगे। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है रवि संथानन, संदीप बख्शी, आदित्य पुरी या फिर अमिताभ चौधरी। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए इसका आंसर है रवि संथानम। HDFC बैंक के रवि संथानम को फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO जिसको बोला जाता है की सूची में स्थान मिला है। फोर्ब्स ने उन्हें एप्पल, BMW, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और P&G जैसी दिग्गज कंपनियों के मार्केटिंग हेड के साथ रखा है। फोर्ब्स की ओर से सबसे प्रभावी CMO पर जारी सूची का ये 8वां संस्करण है। सूची में 39वें पायदान पर काबिज रवि एकमात्र भारतीय हैं। यहाँ पे रवि जो है, रवि संथानम जो है एकमात्र भारतीय हैं। ये हमको चीज़ मिल गई। टोटल सूची में कितने लोग हैं? 39 पायदान पर हैं। रवि जो है 39 पायदान पर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है आपके पास रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आप बताइए, यशस्वी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? चलिए इसका आंसर है स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिला में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन indiashooting.com ने किया था। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी यशस्वी ने 241.7 अंकों के साथ खिताब जीता। पिछले वर्ष रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली यशस्वी ने क्वालिफिकेशंस में 577 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया था। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई कि हमारी जो ये यशस्विनी सिंह जी हैं, यशस्विनी सिंह जो हैं ये हमारे टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसमें इनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, मतलब एंट्री मिल गई है, इन्होंने अपना कोटा ले लिया ओलंपिक का, तो ये ओलंपिक में जाएंगी। स्वर्ण पदक अभी यहाँ पे इन्होंने जीता है, कहाँ पर? ये 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिला कोटे से 10 मीटर एयर पिस्टल में।
हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है आपके पास गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विश्व शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया गया, किसने किया था? चलिए, इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर द सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो चलिए, हमको काम की चीज़ क्या मिल गई? राइज का फुल फॉर्म मिल गया हमको, रिस्पॉन्सिबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द सोशल एम्पावरमेंट 2020। ये हो गया हमारा राइज का फुल फॉर्म। नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर एक वैश्विक आभासी शिखर, आभासी मतलब वर्चुअल हो गया यहाँ पे, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह शिखर सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली, कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय और नीति आयोग संयुक्त रूप से इस आयोजन को कर रहा है। और किसने की? यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफटाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है आपके पास शशिकांत भैया, रतन टाटा, अनिल अंबानी या फिर आनंद महिंद्रा। चलिए, इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है? चलिए, इसका आंसर है रतन टाटा। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फुल फॉर्म हो गया किसका? IACC ने रतन टाटा को IACC लाइफटाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफ़ी विस्तार किया है। रतन टाटा आज भी प्रभावशाली उद्योगपति, दानदाता। उनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के भीतर अमेरिका की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई। तो यहाँ पे एक और हमारी लिए उपलब्धि वाली बात है कि भारतीय कंपनी जो टाटा कंपनी है, अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कंपनी भी बन गई। चलिए, एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार में दी गई हैं? गांधी जयंती पर किस देश को हमने 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार में ली है? ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट में लीजिए, क्या रहेगा? चलिए, इसका आंसर है नेपाल। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई। नेपाल के 30 जिलों और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दी गई। साल 1994 से अब तक भारत सरकार नेपाल को 823 एम्बुलेंस भेज कर चुकी है। गांधी जयंती पर पहली बार बेसिक लाइफ सपोर्ट, कॉमन लाइफ सपोर्ट्स और एडवांस लाइफ सपोर्ट्स गुणवत्ता वाली 6 एम्बुलेंस भी भेंट की गई। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की जो करीब कितने घंटों में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे सकती है? अभी रिसेंट में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कोविड-19 की टेस्ट किट तैयार की, जिसका नाम जो है किस कैटेगरी में RT-PCR किट बोला जाता है इसको। ये कितने टाइम पे, कितने घंटों में कोविड-19 की जांच के परिणाम दे सकती है? ऑप्शन है आपके पास 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या फिर 20 घंटे। चलिए, इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? चलिए, इसका आंसर है 2 घंटे। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे सकती है। मौजूदा समय में RT-PCR से कोविड-19 की जांच के परिणाम में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। इससे प्रयोगशाला में वास्तविक समय में कोरोना में मौजूद न्यूक्लिक अम्ल की पहचान की जाती है। विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास अक्टूबर के पहले रविवार को, अक्टूबर के पहले सोमवार को, जनवरी के पहले मंगलवार को या फिर मार्च के पहले शुक्रवार को। चलिए, आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कंफ्यूजिंग है यहाँ पर अक्टूबर के पहले रविवार को और अक्टूबर के पहले सोमवार को, क्योंकि अक्टूबर मंथ चल रहा है तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में
अक्टूबर का ही जिक्र होना चाहिए। तो आप बताइए, यहाँ पे संदिग्ध लग रहे हैं। चलिए, इसका आंसर है अक्टूबर के पहले सोमवार को। अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व भर में विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है। इसकी थीम हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। इस थीम का उद्देश्य सतत कचरा प्रबंधन में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स की क्विज। अब हम कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, इन्हीं से ही हमारे क्विज तैयार होते हैं। 42वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने किया सभी राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए की उपकर मुआवजे का भुगतान। सरकार ने 5 अक्टूबर 2020 को सभी राज्यों के लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उपकर भुगतान जो है आवंटित कर दिया है। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री ने मीडिया को बताया कि केंद्र उन राज्यों को वर्ष 2017-18 के लिए एकीकृत जीएसटी की दिशा में 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान अगले सप्ताह तक करेगा, जिन्हें विभिन्न विसंगति के कारण कम राशि प्राप्त हुई थी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी परिषद ने आगामी 12 अक्टूबर की बैठक तक राज्यों को लंबित जीएसटी मुआवजे के हिस्से के भुगतान के तरीकों पर भी फैसला टाल दिया। 42वीं जीएसटी परिषद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये जो बैठक हुई थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इस बैठक में जीएसटी परिषद ने एकीकृत माल व सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लंबे समय से लंबित मुद्दों को उठाया और विभिन्न कारणों से कम राशि प्राप्त करने वाले सभी राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए का देने का फैसला किया। इस राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि के लिए भी जीएसटी परिषद ने इस संक्रमण काल से परे मुआवजे के उपकार की अवधि के विस्तार की सिफारिश की है, जो कि जून 2022 से परे हो सकती है। इसके अलावा जीएसटी पैनल ने राज्यों को दिए गए केंद्र के पहले उधार विकल्प में उधार सीमा को 97,000 करोड़ रुपए के बजाय 1.1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। ब्रिक्स समिट सीमा गतिरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पहली बार होंगे आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूर्व लद्दाख में भारतीय चीन सीमा गतिरोध के बाद आगामी 17 नवंबर 2020 को आभासी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार आमने सामने होंगे। ब्रिक्स ब्लॉक के वर्तमान अध्यक्ष रूस ने इस 5 अक्टूबर 2020 को यह घोषणा की कि ब्रिक्स का वार्षिक सम्मेलन आगामी 17 नवंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। ब्रिक्स ब्लॉक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में कौन कौन है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सीक्वेंस में ही इसी से ही हमारा ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स 2020 की थीम क्या है? रूस ने घोषणा की कि ब्रिक्स शिखर 2020 का विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं नवोन्मेष के लिए ब्रिक्स भागीदारी है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।